तो भाइयों 28 अगस्त 2026 नेपाल एज अ नेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन नेपाली फाइटर रविंद्र धान की रोड टू यूएफसी सेमीफाइनल राउंड में न्यूजीलैंड के फाइटर कासिम मर्डॉक के अगेंस्ट फाइट होने वाली है। और अपने चैनल पे भी इंडिया के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई हमारी वीडियोस देखता है तो वो नेपाली लोग देखते हैं, और इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम नेपाली फाइटर रविंद्र धान की अपकमिंग फाइट के ऊपर सारी डिटेल्स में बात करेंगे। रविंद्र धान की फाइट कब, कहां और कैसे आप सब देख सकते हो। और रविंद्र धान के ओपोनेंट कासिम मर्डॉक ने इस फाइट से पहले काफी सारी ट्रैश टॉकिंग करी है, रविंद्र धान को डक करने के एलिगेशंस लगाए हैं, साथ ही साथ उसने नेपाल का बायो अपनी प्रोफाइल के अंदर ऑलरेडी लगा दिया है। ट्रैश टॉकिंग पूरी पीक पे चल रही है एक रोड टू यूएफसी फाइट के लिए। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, रविंद्र धान के विनिंग प्रोबेबिलिटी, कासिम मर्डॉक के विनिंग चांसेस, सारी चीजें आप सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले आप सबको बताता हूं कि रविंद्र धान वर्सेस कासिम मर्डॉक की फाइट एक्चुअली में कब कहां देखने को मिलेगी आप सबको। तो भाइयों इस फाइट की डेट है यहाँ पे 28 अगस्त 2026, और ये नेपाल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 3:30 से 4 बजे के अराउंड से ये इवेंट स्टार्ट होगा भाइयों। और भाइयों नेपाल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप सबको बताऊं तो फॉर अ सेफ साइड आप सब 26 अगस्त दोपहर के 3-3:30 बजे 3 to 3:30 PM के अराउंड से आप सब इवेंट देखना स्टार्ट कर देना। हालांकि नेपाल और इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम्स में सिर्फ 15 मिनट का फर्क है, बट स्टिल आप सब 3-3:30 बजे के अराउंड से सब एक साथ ही देखना स्टार्ट करना। उस टाइम पे ये सेमीफाइनल राउंड का जो इवेंट है स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट फाइट ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, मैं लेटर डाउन द वीक आप सबको वो भी अपडेट कर दूंगा। बट 28 अगस्त 3-3:30 बजे के अराउंड से ये फाइट आप सबको इन एंड अराउंड देखने को मिलेगी। और रही बात कि आप सब ये इवेंट कहां पे देख सकते हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन है कि सोनी 10-2 चैनल और सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप सब ये फाइट नेपाल से भी देख सकते हो। हालांकि इसके ऊपर मैं पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं है, बट मल्टीपल आर्टिकल्स में ऐसा लिखा है कि सोनी 10-2 चैनल्स और सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप सब नेपाल के अंदर भी इस फाइट को एंजॉय कर सकते हो। तो ये रहे मेथड्स आप सबके देखने के। बाकी भाइयों आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को यूजुअली ज्वाइन कर लेना, उस पर भी सारी अपडेट्स आप सबको दे दूंगा मैं। अब बात करते हैं भाइयों यहाँ पर फाइट के बारे में, रविंद्र धान वर्सेस कासिम मर्डॉक की फाइट के बारे में। अब इसी फाइट इवेंट के अंदर रियो ताजिमा वर्सेस चुंगरेन कोरेन की फाइट होने वाली है, बट वो फाइट और रविंद्र धान वर्सेस कासिम मर्डॉक की फाइट, ये दोनों फाइट की एनिमोसिटी बहुत डिफरेंट है। उस फाइट में एक्चुअल कोई ट्रैश टॉकिंग नहीं है, दोनों फाइटर्स फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपल सोबर मैचअप यहां पर डाल दिया गया है। और यूजुअली जो रोड टू यूएफसी की फाइट्स होती हैं ये एक लोअर टियर टूर्नामेंट माना जाता है, ये एक्चुअल यूएफसी फाइट्स नहीं, ये यूएफसी में जाने की फाइट्स है। और इस टूर्नामेंट के अंदर यूजुअली फाइटर्स आपस में ट्रैश टॉक नहीं करते हैं, बट भाइयों स्पेसिफिकली इस केस के अंदर जो कासिम मर्डॉक फाइटर है वो काफी सारी ट्रैश टॉक ऑलरेडी कर चुका है रविंद्र धान और नेपाल के अगेंस्ट। सबसे पहले जैसे ही उसने ये फाइट जीती थी, उसने अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू ऑक्टागन के अंदर ही रविंद्र धान को कॉल आउट करा था, और उसका ऐसा कहना है कि रविंद्र धान से उसकी फाइट 3 साल पहले ही बुक होने वाली थी, बट रविंद्र धान हमेशा से कासिम मर्डॉक की फाइट को अवॉइड करते रहा है। बट अब उसको फाइनली सेमीफाइनल्स के अंदर ये मौका मिला है और वो रविंद्र धान को एक्सपोज करेगा। हालांकि रविंद्र धान के जिम और कोच ने ये क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया है कि कासिम मर्डॉक और रविंद्र धान की एक्चुअल कभी कोई फाइट बुकड ही नहीं थी, वो कोई दूसरा नेपाली फाइटर था जिसको कासिम मर्डॉक कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा था, और बस ट्रैश टॉकिंग के लिए वो रविंद्र धान के अगेंस्ट ये सारी चीजें बोल रहा है। अब मुझे भाइयों पर्सनली लगता है कि ट्रैश टॉकिंग इस स्टेज पे रोड टू यूएफसी जैसे टूर्नामेंट में करना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मैंने पहले तो कभी नहीं देखा कि कोई फाइटर्स रोड टू यूएफसी में ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं। हालांकि ट्रैश टॉकिंग ऑडियंस के बीच में, फैंस के बीच में आपस में तो हर टाइम ही होती है, नेशन वाइज जो फैंस होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, बट एक्चुअल में कासिम मर्डॉक एक नेक्स्ट लेवल पे जाके ट्रैश टॉकिंग कर रहा है। और भाइयों करे भी क्यों ना, आप सब देख सकते हो कासिम मर्डॉक अपने आप में एक अनडिफीटेड फाइटर है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ ऑस्ट्रेलिया में वो ट्रेन कर चुका है, और ये जो अनडिफीटेड फाइटर्स होते हैं इनमें जो ट्रैश टॉकिंग करने की चाह होती है कुछ ज्यादा ही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली भाइयों क्यों ना हो, इतने बड़े स्टेज पे आप पहुंच चुके हो, आपने आज तक कभी डिफीट टेस्ट नहीं करी है, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, आपको लगता है आप अनटचेबल होते हो, और यहीं पे बहुत सारे फाइटर्स यहां पर गलती करते हैं। ट्रैश टॉकिंग अच्छी चीज है, आपको अपने अपोनेंट के अगेंस्ट एक मेंटल एडवांटेज देगी, बट भाइयों मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बहुत ही कम फाइटर्स होते हैं जो ट्रैश टॉकिंग करने के बाद उसको पूरी तरीके से बैक कर पाए। अभी हमने डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज पे एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखा, नमो फजील ने बहुत ट्रैश टॉकिंग करी, मैग्रेगर स्टाइल ट्रैश टॉकिंग कर दी, बट वो बैकअप नहीं कर पाया, हे मेकर थ्रो करा और उससे नॉकआउट हो गया।
तो सिमिलर तरीके से ट्रैश टॉकिंग को आपको अपने दिमाग में नहीं जाने देना है। अगर आपने एक्चुअली में वो ट्रैश टॉकिंग करते हुए वो चीजें बिलीव करी, जैसे कासिम मर्डॉक कह रहा है कि रविंद्र धांत ने उसको अवॉइड करा है, वो रविंद्र धांत को एक्सपोज करेगा, ग्राउंड पे ले जाके उसको सबमिट कर देगा इजीली, तो ये सारी चीजें अगर वो एक्चुअल में बिलीव कर रहा है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसने वाला है। क्योंकि भाई देखो, ट्रैश टॉकिंग करना स्पेशली रविंद्र धांत के अगेंस्ट, क्योंकि कासिम मर्डॉक को कहीं ना कहीं पता है पूरी नेपाली ऑडियंस और नेपाल ने जिस तरीके से अपने फाइटर को सपोर्ट कर रहा है, रविंद्र धांत के पीछे है पूरा नेपाल, और उसने जानबूझ के ट्रैश टॉकिंग करी है क्योंकि उसको पता है कि जब आपके पीछे पूरा एक नेशन का सपोर्ट है, इतने सारे लोग आपको देख रहे हो, एक प्रेशर फील होता है। और भाइयों फाइटिंग अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मेंटली डिमांडिंग स्पोर्ट है, और जो अपनी कंट्री की नेशनैलिटी होती है वो ऐसे भी बहुत ज्यादा लोग अपने क्लोज मानते हैं। और कासिम मर्डॉक नेपाल और ये सारी चीजें कर रहा है, अपने प्रोफाइल में नेपाल का फ्लैग लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं कासिम मर्डॉक एक मेंटल गेम खेल रहा है रविंद्र धांत के अगेंस्ट, उनके माइंड में घुसना चाह रहा है ताकि वो फाइट के अंदर कुछ मिस्टेक्स करे, इमोशनली फाइट करे, फैंस और ऑडियंस को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है अपने ट्रैश टॉकिंग के थ्रू। बट भाइयों ये पूरी ट्रैश टॉकिंग जो कासिम मर्डॉक कर रहा है, इसके ऊपर मैं आप सबको अपना ओपिनियन बताता हूं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये जो ट्रैश टॉकिंग है ये वर्क नहीं करने वाली है यहां पर रविंद्र धांत के ऊपर, क्योंकि भाइयों मुझे ऐसा लगता है रविंद्र धांत एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग फाइटर है, और फाइट्स के अंदर और फाइट्स के बाहर भी जैसा वो कंपोजर मेंटेन करता है, बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग नहीं करता है, बहुत ज्यादा लाउड माउथ नहीं है। हालांकि ऑक्टागन के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, बट बाहर मैंने बहुत कम देखा है कि बहुत जल्दी इंस्टिगेट हो जाए किसी के ट्रैश टॉकिंग करने से। चुंगरेन कोरेन ने भी अपनी लास्ट फाइट जब चुंगरेन कोरेन की थी और रविंद्र धांत की थी, उस टाइम पे चुंगरेन भाई ने भी ट्रैश टॉकिंग करी थी, बट रविंद्र धांत उससे इंस्टिगेट नहीं हुए, उससे कोई बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं करा। तो ये सारी ट्रैश टॉकिंग रविंद्र धांत ने ऑलरेडी फेस कर रखी है, प्रेशर हैंडल कर रखा है, और नेपाल के लोग आज के टाइम पे सिर्फ सपोर्ट करना नहीं स्टार्ट करें। मुझे याद है मैंने जब 2022 में अपना चैनल स्टार्ट करा था, लिटरली उस टाइम से मुझे कमेंट्स आते रविंद्र धांत के बारे में वीडियोस बनाने, उनकी जब इस्माइल खान के अगेंस्ट फाइट थी उस टाइम पे मैंने कवर करा था रविंद्र धांत को। तो मुझे ऐसा लगता है कि धांत को ट्रैश टॉकिंग फेस करना, हाई लेवल एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो कंट्री का प्रेशर आता है इतनी बड़ी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, वो सारी चीजें ऑलरेडी रविंद्र धांत के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि ओवरवेल्म करके ट्रैश टॉकिंग करके यहाँ पर कासिम मर्डॉक रविंद्र धांत को ओवरवेल्म कर पाएगा। हालांकि फाइट के अंदर जब फेस ऑफ होगा उस टाइम पे और ज्यादा ट्रैश टॉकिंग होगी, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बट अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में कासिम मर्डॉक कहां पे थ्रेट है रविंद्र धांत के लिए। अब रविंद्र धांत एक एक्चुअल में स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर, उसकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, स्पेसिफिकली उसके पास जो फिनिशिंग इंस्टिंक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। ग्राउंड एंड पाउंड में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फाइटर्स है साउथ एशिया के अंदर। भाइयों रविंद्र धांत का ग्राउंड एंड पाउंड मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक है। लास्ट फाइट के अंदर भी बहुत विशियस ग्राउंड एंड पाउंड किम्बर्ट एलेंटोजन के ऊपर डाला, फाइट फिनिश करी वहां पे। और जो चुंगरेन कोरेन के अगेंस्ट फाइट थी रविंद्र धांत की मैट्रिक्स फाइट नाइट के अंदर, उस फाइट में भी देखो उसने कितना विशियस ग्राउंड एंड पाउंड लैंड करा था, और जो डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कैपेबिलिटी है रविंद्र धांत की बहुत ज्यादा तगड़ी है। बट कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट ऐसा माना जाता है कि रविंद्र धांत के ऊपर अगर आपने एग्रेसिव रेसलिंग करी या उनको टेक डाउन करा तो आप सबमिशंस वगैरह में उनको फंसा सकते हो या ग्राउंड पे उनको कंट्रोल कर सकते हो। एक लॉस जो रविंद्र धांत के कैरियर में वो इस्माइल खान के अगेंस्ट आया था अराउंड 3 साल पहले, और इस्माइल खान ने इस फाइट के अंदर यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री जीती थी रविंद्र धांत के ऊपर। और मोस्टली हर राउंड के अंदर रविंद्र धांत ने सामने से टेक डाउन स्कोर करा, बट उसको रिवर्स करके इस्माइल खान ने बहुत अच्छा ग्राउंड गेम दिखाया, स्मार्ट फाइटिंग लड़ी, क्लिंच के अंदर फंसा के रखा, जब ग्राउंड पे गए तो ग्राउंड पे फंसा के रखा रविंद्र धांत को, और थर्ड राउंड में कुछ सबमिशन अटेम्प्ट्स भी कर दिए थे इस्माइल खान ने यहां पर रविंद्र धांत के ऊपर। तो ये सारी वीकनेस मानी जाती है। ग्राउंड के अंदर कंट्रोल करके रखा जा सकता है, टेक डाउन किया जा सकता है, सिंगल लेग के थ्रू ट्रांजिशन करके टेक डाउन किया जा सकता है यहां पर रविंद्र धांत को। और भाइयों ये कहीं ना कहीं कासिम मर्डॉक की स्ट्रेंथ है। लास्ट फाइट के अंदर भी जो उसका अपोनेंट था मिनामी, उसकी स्ट्राइकिंग को उसने न्यूट्रलाइज करा, रेंज क्लोज करी, और फिर मैट्स पर लेके गया, ग्राउंड पे रेसलिंग करी, और अल्टीमेटली राउंड 3 के अंदर ट्रायंगल, आर्म ट्रायंगल से यहां पर फाइट को फिनिश कर दिया। तो कासिम मर्डॉक एक काफी डेंजरस सबमिशन ग्रैपलर है, उसके पास सबमिशंस हैं, एक्चुअल डेंजरस सबमिशंस है ग्राउंड पे। तो फाइट फिनिशिंग एबिलिटी यहां पे कासिम मर्डॉक के पास भी है। 8 विक्ट्रीज जो उसकी है उसमें से 6 नॉकआउट्स, 2 सबमिशंस है। तो डेफिनेटली उसके पास वो तगड़ा अपोनेंट तो है। मुझे पता है इस टाइम पर नेपाली फैंस पूरी तरीके से राइल्ड अप है, रविंद्र धांत के साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं 100%। डेफिनेटली ऐसी तरीके का सपोर्ट होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम किसी भी अपोनेंट को इस टाइम पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कासिम मर्डॉक मुझे पता है नेपाली फैंस उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बट भाई रियलिटी यही है कि वो भी एक बहुत तगड़ा फाइटर है। कोई रीजन ही है कि वो सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका है, अनडिफीटेड भी है।
तो ये सारे रीजंस बहुत ज्यादा एनफ है कि उसको हम एज अ अपोनेंट पूरी रिस्पेक्ट दें, उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करें। तो भाइयों अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में रविंद्र धांत के फिर क्या स्ट्रेंथ्स रहने वाली है इस फाइट के अंदर। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो रविंद्र धांत को कासिम मर्डॉक के अगेंस्ट होने वाला है वो है उनके पास हाइट एंड रीच एडवांटेज। कैन यू बिलीव भाइयों, ऑस्ट्रेलियन फाइटर के अगेंस्ट नेपाली फाइटर के पास हाइट एंड रीच एडवांटेज है। यूजुअली जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह के बंदे होते हैं ये हाइट और रीच में बहुत ज्यादा होते हैं एशियन फाइटर्स के अगेंस्ट, बट नेवरदलेस रविंद्र धांत के पास 4 इंच का हाइट और 4 इंच का रीच एडवांटेज है जो कि काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। और रविंद्र धांत के पास एक बहुत अच्छा स्ट्राइकिंग आउटपुट है, वो अर्ली ऑन फाइट के अंदर स्ट्राइकिंग को फिगर आउट करने ही ना दे कासिम मर्डॉक पे और अपना डैमेज इन्फ्लिक्ट करे। सिमिलर काइंड ऑफ फाइट जो उन्होंने चुंगरेन के साथ लड़ी थी, फर्स्ट राउंड में अपनी स्ट्राइकिंग से ओवरवेल्म कर दिया था चुंगरेन कोरेन को और बहुत ही वॉयलेंट डैमेज इन्फ्लिक्ट करा था। तो अगर रविंद्र धांत फर्स्ट राउंड के अंदर कंपोजर मेंटेन करते हुए कासिम मर्डॉक को इनसाइड ना आने दे, अपनी रीच के अंदर ना आने दे और वो टेक डाउन डिफेंड कर ले और फाइट को पूरे फर्स्ट राउंड अगर स्टैंडिंग में रखते और डैमेज इन्फ्लिक्ट कर देते तो आई थिंक मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। और अगर एडवर्सिटी झेली, कासिम मर्डॉक एक अनडिफीटेड फाइटर है और ये जो 8 फाइट 9 फाइट वाले अनडिफीटेड फाइटर्स हैं ये जब एडवर्सिटी झेलते हैं तो बहुत जल्दी क्रम्बल डाउन करते हैं, ये बहुत जल्दी एक्सपोज भी होते हैं। तो वो चीजें यहां पर हो सकती है और रविंद्र धांत इस चीज का फायदा उठा सकते हैं सेकंड राउंड थर्ड राउंड के अंदर। और फाइट अगर ग्राउंड पे भी जाती है तो उनको कहीं ना कहीं स्मार्टली सेफली प्ले करना है और उस टेक डाउन और सबमिशन थ्रेट से निकल के बाहर निकलना है। फाइट को जितना ज्यादा से ज्यादा वो स्टैंड अप पे रख सके उनके लिए वो बेनिफिट रहेगा। बाकी भाइयों मेरी तरफ से बेस्ट विशेष रहेंगी रविंद्र भाई और ये पूरी नेपाल की एमएमए कम्युनिटी के लिए। नेपाल भाइयों एज अ कंट्री हमारा छोटा भाई है और हम सब डेफिनेटली चाहेंगे कि नेपाली फाइटर और इंडियन फाइटर दोनों यहाँ पर रोड टू यूएफसी के फाइनल्स में हो। साउथ एशिया में इतने बड़े बड़े कंट्रीज, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, जिनको बहुत आगे माना जाता है यूएफसी एमएमए के अंदर, और ऐसे टूर्नामेंट के फाइनल्स में इंडियन और नेपाली फाइटर्स कंपीट कर रहे हैं, बाकी सारे नेशंस के फाइटर एलिमिनेट हो गए, कितनी बड़ी बात होगी। आई बिलीव कि ये चीजें सही हो जाए। 28 अगस्त को चुंगरेन कोरेन और रविंद्र धांत दोनों अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फाइट जीते। बेस्ट विशेष रहेंगी दोनों फाइटर्स को। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।